हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। सर बढ़िया तो है बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। सर अगले महीने ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हमारे बोर्ड्स के एग्जाम है और बहुत टेंशन है। तो बेटा इस टेंशन को थोड़ा सा मैं कम करने आ गया हूं हमारे यूनिट 2 के पार्ट बी के साथ। आपको पता है हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वन शॉट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम हर चैप्टर को वन शॉट में अपना कंप्लीट करने वाले हैं। बेटा अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर यानी इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को बिल्कुल डन करा। 2 पार्ट्स में 2 घंटे का लेक्चर है, पूरा 1 घंटा और आपको अपलोडेड मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर मैं आपसे बात करूं, आज हम यूनिट 2 का पार्ट बी करने वाले हैं। सर पार्ट बी, सर पार्ट ए आपने करा दिया क्या? हाँ जी बेटा बिल्कुल। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिट 2 इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो पार्ट 1 है यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको हमने डन कर लिया था। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करा, 1950 में स्टैब्लिश करा। ये 5 इयर्स प्लान बनाती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला। इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है हमारे कुछ गोल्स होते हैं। सर कितने गोल्स होते हैं बेटा? मेजर 4 गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल था जेम्स, आपको याद होंगे। सबसे पहला था ग्रोथ, फिर था आपका इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ये चारों गोल्स ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे और मैंने ये भी बोला था बेटा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एक गोल वो उठा के दे देता है कि भैया मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से करेंगे, डन एकदम। अगर मैं आपकी बात करूं यूनिट 2 के, आज हमारा जो यूनिट 2 का वन शॉट का पार्ट बी है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बेटा मैंने आपको बताया था कि यूनिट 2 में हमारा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो पार्ट 1 में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को डन कर दिया है और आज पार्ट बी में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डन करने वाले हैं। किसको बेटा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डन करने वाले हैं। सर तो क्या होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? सर जल्दी से बताइए बेटा। पहली बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे जो रिफॉर्म्स है वो तीनों के तीनों रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सर रिफॉर्म का मतलब क्या है? बेटा आपको अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कराए थे, लेकिन वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो बिफोर इंडिपेंडेंस यानी बिफोर 1947 थे। और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट ने करे थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब? बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है जहां पे आप इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिफॉर्मेशन कर रहे हो, उन्हें चेंज कर रहे हो। पहले ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिफोर इंडिपेंडेंस करे थे, जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। एग्रीकल्चर में करे थे, इंडस्ट्री में करे थे, फॉरेन ट्रेड में करे थे, राइट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को दोबारा से रिफॉर्म करा था फॉर देयर बेनिफिट। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड करा कि यार जो पुराने रिफॉर्म्स है वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे फॉर देयर बेनिफिट। अब हमें जो रिफॉर्म्स बनाने हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम पॉलिसीज को दोबारा से फॉर्म करेंगे, जिसे बोलते हैं पॉलिसी रिफॉर्मेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म। बट याद ये रखना, जो सेकेंड चैप्टर में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ने वाले हैं बेटा, ये रिफॉर्म्स है 1951 से 1991 तक, यानी आप समझो आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर 1991। थर्ड चैप्टर में 1991 के रिफॉर्म्स है, राइट। तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है? सबसे पहले हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं लेकिन बिफोर 1947। सेकेंड चैप्टर में भी हम दोबारा से पॉलिसीज को रिफॉर्म करेंगे, बट वो रिफॉर्मेशन रहेगी 1951 से 1991 से पहले। और 1991 में थर्ड और लास्ट रिफॉर्म हुए, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो आपका थर्ड चैप्टर है वो भी हम देखेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ी क्लियरिटी आ गई होगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें हम पार्ट बी करने वाले हैं। आज हमारा जो गोल है वो रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डन करना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है, राइट।
इसके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे हर चैप्टर के इंडियन इको से, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दी जाएगी, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा, है ना। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपके सामने भी बनाते चल रहा हूं मैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, जैसे फर्स्ट चैप्टर का था सेम। मैक्रो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, इंडियन इको की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होती रहेगी, धीरे धीरे आते रहेंगे वीडियोस, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, और बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से वाले सर? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से? 1951 से 1991, 1951 से 1991। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गाना गाते रहना है, चुप नहीं होना, चुप हो गए तो बेटा मस्त वाली नींद आएगी, चौकस वाली। तो गाना गाते रहिएगा, बिल्कुल भी मुंह को बंद नहीं करना। अब मम्मी पापा सोचे बेटा पागल हो गया लड़का हमारा, क्या बोल रहा है, रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1951, 1991, आपको बोलते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सेकंड चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें 1951 से 1991। सर कितने रिफॉर्म आए थे? सर 3 रिफॉर्म आए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म आया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म आया था, और फॉरेन ट्रेड सेक्टर में रिफॉर्म आया था। सर ये तीनों तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, अरे बेटा माना पढ़े हैं, बट वो पहले वाले चैप्टर में जो रिफॉर्म थे वो अलग है, वो ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे, वो बिफोर इंडिपेंडेंस थे। ये रिफॉर्म दोबारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड है, लेकिन ये आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले हैं। तो अगर लेट्स अज्यूम आपको क्वेश्चन आया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात बताइए, तो बेटा कौन से वाले बताओगे? फर्स्ट चैप्टर वाले, सेकंड चैप्टर वाले, या थर्ड चैप्टर वाले? बेटा आपको वहां पे टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। बिफोर इंडिपेंडेंस बोल रहा है तो फर्स्ट चैप्टर वाला, आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल रहा है तो ये वाले, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला बोल रहा है तो थर्ड चैप्टर, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सबसे पहला है, सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड है आपका फॉरेन ट्रेड सेक्टर। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 रिफॉर्म्स बनाए। कितने रिफॉर्म्स? 3 रिफॉर्म बनाए। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म, सेकेंड था लैंड रिफॉर्म के बाद आपका जनरल रिफॉर्म, और एग्रीकल्चर में 1951 से 1991 में जो थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, और एक और चीज ऐड करूं ना बेटा, तो इसके साथ एक और चीज होती है, इसके साथ होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एक चीज होती है गोल्डन रेवोल्यूशन, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, आपके बॉक्स में कहीं दिया होता है। एक व्हाइट रेवोल्यूशन भी होता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन और व्हाइट, ठीक है। तो चर्चा करेंगे क्या, एक्सक्यूज मी, सॉरी बेटा, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड है। तो चर्चा करेंगे बेटा क्या होता है ग्रीन, क्या होता है गोल्डन, क्या होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, सब चीजें एकदम से डन करेंगे। बट अभी सबसे पहले समझो, इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ रहे हैं 1951 से 1991। कितने पार्ट में डिवाइडेड? सर 3 पार्ट में डिवाइडेड। सबसे पहले एग्रीकल्चर, फिर हमारा इंडस्ट्री, और फिर हमारा फॉरेन ट्रेड। बेटा अगर एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 पार्ट। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म, सेकंड है जनरल रिफॉर्म, और थर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके साथ हमें नोट में गोल्डन रेवोल्यूशन को भी देखना है, उसको भी पढ़ना है, राइट। क्या होता है सब अभी डेप्थ में पढ़ने वाले। बेटा आपको जो सेकंड था इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसको कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं आईपीआर 1956, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया था। 51 में भी आया था पहला वाला, बट सेकंड वाले पे लेकर आए, फर्स्ट वाला इसलिए चला नहीं था। तो इसकी हिस्ट्री वगैरह सब देखेंगे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेकंड चीज जो थी वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी एसएसआई। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, सभी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा टॉपिक है रिफॉर्म्स का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में 3, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2, पहला आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, और थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट इज एसएसआई। अगर मैं थर्ड फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करूं तो बेटा फॉरेन ट्रेड सेक्टर में बस एक पॉलिसी आई, और वो पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। शायद आपने सुना होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, शायद आपको नहीं सुना तो पढ़ के समझ आ रहा है कि क्या होता है थोड़ा बहुत। तो इसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक है टैरिफ सिस्टम और एक है कोटा सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ से। सर आप तो सारे इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, राइट।
तो यहां पे आप इन पे ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं सर, चैप्टर पार्ट बी में यूनिट 2 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं जो कि 1951 से 1991 के बीच में हुए। इस ड्यूरेशन में इंडिया ने 3 रिफॉर्म करे 3 सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर में 3 रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके साथ नोट में एक चीज याद रखेंगे, गोल्डन रेवोल्यूशन। बेटा बोलते रहना, प्लीज बोलते रहना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 रिफॉर्म करे, पहला आईपीआर 1956 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं थर्ड लास्ट, दैट इज फॉरेन ट्रेड सेक्टर, तो बेटा वहां पे एक पॉलिसी आई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है, पहला टैरिफ सिस्टम और दूसरा कोटा सिस्टम। तो मेरे हिसाब से एकदम डन है। आप प्लीज इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे और इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको पता लग गया हम कैसे करने वाले। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें पहले लैंड रिफॉर्म, फिर ये, फिर इंडस्ट्री उठाएंगे, उसमें ये, फिर ये उठाएंगे, एक एक करके पूरा यही हमारा सिनेरियो रहेगा पढ़ने का। तीनों को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में और यूनिट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त। आई होप बेटा एकदम क्लियर हो, जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो बेटा सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सीरीज में हमें पढ़ना है टॉपिक को, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले 3 जो रिफॉर्म्स है वो लाए गए। एक था लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, बाकी दोनों बड़े सिंपल से। तो जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहला जो आपका रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर का बेटा, वो है आपके लैंड रिफॉर्म्स, वो है लैंड रिफॉर्म्स। अब सर लैंड रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, इसके अंदर कौन से रिफॉर्म्स करे गए, थोड़ा सा समझते हैं। जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, ये वो पॉलिसी रिफॉर्मेशन है जो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू लैंड थी, मतलब लैंड की ओनरशिप से रिलेटेड। फिर से समझना, लैंड की ओनरशिप से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज थी उनमें चेंजेस किया गया, और उनमें जो चेंजेस किया गया उसको हमने नाम दिया लैंड रिफॉर्म। मैं फिर से रिपीट करो बेटा, लैंड की ओनरशिप में जितनी भी पॉलिसीज थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैंड की ओनरशिप में जो पॉलिसीज है उन्हें चेंज किया गया और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला लैंड रिफॉर्म्स। अगर आप रीड करो, कह रहे लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। क्या करा, लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को चेंज करा और उन रिफॉर्म्स को नाम दिया लैंड रिफॉर्म्स। सर कैसे चेंज करा, सर समझ नहीं आ रहा। बेटा अगर आपने मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिफोर इंडिपेंडेंस पहला पॉइंट आया था लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। इसमें ब्रिटिशर्स ने ये करा था कि उन्होंने फार्मर से, जो फार्मर था पहले वो ओनर और टिलर दोनों था, मैंने बताया आपको फर्स्ट चैप्टर में, फार्मर से लैंड की ओनरशिप को जबरदस्ती छीन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को दे दिया। इसका मतलब जो फार्मर पहले ओनर और टिलर दोनों था, ओनर मालिक भी वही है और टिलर जो उस पर काम करेगा, मेहनत करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वो भी वही है। तो जो फार्मर पहले ओनर और टिलर था उससे ओनरशिप लेके जमींदार को दे दिया जबरदस्ती। इसका मतलब अभी क्या है, अभी जमींदार इज दी ओनर और फार्मर जो है वो सिर्फ टिलर है जो सिर्फ काम करता है वहां पे। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला ऐसा मत करो भाई, अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें प्रोडक्शन आउटपुट जीडीपी को बढ़ाना है तो एक काम करो, जो ये जमींदार इंटरमीडियरी है ना, ये वाला सिस्टम खत्म कीजिए और जमींदार की जो ओनरशिप है उसे वापस से किसको दे दीजिए, फार्मर को। सर इससे क्या बेनिफिट होगा बेटा, अगर वापस से फार्मर ओनर टिलर दोनों बनेगा तो वो बहुत ज्यादा एनकरेज और मोटिवेट होगा प्रोडक्शन के लिए। अगर वो सिर्फ टिलर है, उसे पता है भाई मैं प्रोडक्शन करूंगा, सारा प्रोडक्शन तो ओनर के पास जाएगा यानी जमींदार के पास, और मुझे कुछ परसेंटेज वेजेस का मिलेगा, तो मैं अगर मेहनत ज्यादा करूं या कम करूं इतना ज्यादा अल्टीमेट बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही फार्मर ओनर और टिलर दोनों है, उसे पता है कि अगर मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, मेरा बेनिफिट है ज्यादा, अगर कम करूंगा तो मेरा बेनिफिट कम है। तो सबसे पहली चीज लैंड रिफॉर्म क्या होती है, लैंड रिफॉर्म का मतलब है लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को चेंज करना, लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को चेंज करना। अब इसमें सबसे पहले क्या किया गया, पहला रिफॉर्म है बेटा इसमें, दैट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम, बिचौलिया जिसे सिस्टम बोलते हैं,
वो सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म में उसे अबॉलिशन करा, मतलब रिमूवल करा। गवर्नमेंट ने कहा हटा दो और वापस से फार्मर को ही ओनर और टिलर बनाओ, फार्मर नॉर्मल प्रोडक्शन करेगा और हमें कुछ माइनर से टैक्सेस पे करेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं है जमींदारी का। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी आप एक और नाम से समझ सकते हैं रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब सेकेंड प्रॉब्लम समझो बेटा। सेकेंड प्रॉब्लम लैंड से रिलेटेड, ओनरशिप से रिलेटेड ये आई कि कुछ लोग इंडिविजुअल्स बहुत ही बड़े लैंड्स को होल्ड कर रहे थे और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे कंट्री में जिनके पास बहुत ही स्मॉल लैंड्स था, या कुछ ऐसे थे जिनके पास लैंड ही नहीं था, लैंडलेस फार्मर्स थे। दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक जिनके पास एक्सेस लैंड है, मतलब 4 लोगों की फैमिली है और 50 एकड़ लैंड है, उन्हें रिक्वायर है 1 एकड़ की 50 एकड़ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। कुछ एक साइड है जिनके पास 4 लोगों की फैमिली है, जिनके पास बहुत माइनर सा प्लॉट है जो सफिशिएंट नहीं है या फिर प्लॉट है ही नहीं। अब गवर्नमेंट को दिखा यार यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोगों के पास लैंड बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि उनके किसी काम का नहीं है, उन्होंने बस होल्ड करके बैठा हुआ है। अब यार होल्ड करके, अगर बड़े बड़े लैंड आप होल्ड करके बैठोगे तो आप मैक्सिमम 1 एकड़ 2 एकड़ तक प्रोडक्शन कर सकते हो, पूरे 50 एकड़ में तो आप प्रोडक्शन कर नहीं पाओगे। यानी कि आप 2 एकड़ का यूज करो, बाकी आपका यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। अगर वो यूटिलाइज होता तो वहां पे प्रोडक्शन होती और जीडीपी ग्रो करती। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो, हमें कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं लैंड सीलिंग का। लैंड सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, छत का मतलब मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग मतलब छत, छत का मतलब मैक्सिमम लिमिट। यहां पे गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई करा, वो लिमिट जो एक पर्सन इतना लैंड होल्ड कर सकता है। सर मतलब मान लीजिए एक फैमिली है, उसके पास 50 एकड़ का लैंड है। गवर्नमेंट ने देखा कि यार 4 फैमिली मेंबर जो है 4 है, उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने बोला कि एक मेंबर को 2 एकड़ लैंड सफिशिएंट है बस। अब 4 मेंबर्स की फैमिली है, 4 मेंबर के हिसाब से क्या हो गया 8 एकर्स, उस फैमिली के पास है 50 एकड़। गवर्नमेंट ने बोला भाई 8 एकड़ से ज्यादा आप लोग होल्ड ही नहीं कर सकते, 2 एकड़ पर पर्सन की मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं। तो 4 बंदों में 8 एकड़ हो गई, यानी 50 एकड़ में से आपको सिर्फ 8 ही एकड़ मिलेगी और सर बाकी 42, बेटा बाकी 42 एकड़ गवर्नमेंट ने उस बंदे से ली और जो स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर है जिनके पास लैंड ही नहीं है, उन सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि वो जो 8 एकड़ है वहां पे वो प्रोडक्शन कर लेंगे, बाकी जो 42 अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज पड़ा है उसमें बाकी फार्मर्स भी प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल, जीडीपी का लेवल इंक्रीज होगा। और इस कॉन्सेप्ट को सेकंड पॉइंट में नाम दिया, दैट इज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है फार्मर्स जो है उनके लिए लैंड को होल्ड करने की मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई करा। सर किसने करा? गवर्नमेंट ने। उस लिमिट से ऊपर कोई भी व्यक्ति लैंड होल्ड नहीं कर सकता। सर जो होल्ड कर रहे थे, बेटा जो लोग होल्ड कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उनसे उनका लैंड लिया और उसको अलॉट कर दिया स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर को। किसको? स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर को। तो पहला लैंड रिफॉर्म चल रहा है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब वो रिफॉर्म्स जो लैंड होल्डिंग की ओनरशिप में चेंज आया, उन रिफॉर्म्स को बोलते हैं। सबसे पहला इंटरमीडिएटरीज को रिमूव करा, जमींदारी सिस्टम यानी। सेकेंड है लैंड सीलिंग यानी फिक्स स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड अ पर्सन कैन होल्ड। एक स्पेसिफाइड लिमिट को फिक्स करा लैंड की जो एक व्यक्ति होल्ड कर सकता है। और लास्ट आपका आ गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सर ये क्या होता है बेटा समझना। एक और प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने फेस करी। गवर्नमेंट ने देखा कि यार लेट्स अज्यूम ये लैंड है। अब ये जो है ये लैंड, एक मिनट, ये जो लैंड है ये फादर का है। फादर के 4 सन है। फादर की डेथ के बाद ये लैंड 4 सन में डिवाइड हो गया। यहां पे आ गया सन 1, सन 2, सन 3, सन 4। इन्होंने क्या कर दिया, अपने अपने डिवीजन कर लिए और अपने अपने एरिया में भाई एग्रीकल्चर कर रहे हैं सब अलग अलग। मतलब इन्होंने लैंड को स्मॉल एंड स्कैटर्ड बना दिया। एक बड़ा लैंड था फादर का, तब तक सब सही था। जैसे ही लोग इनहेरिटेंस में बच्चों को लैंड मिला पापा के जाने के बाद, उन्होंने लैंड के पार्टीशन कर दिए और स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग बना दी। मतलब छोटे छोटे बिखरे हुए पार्ट, ये तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, इतना मेरा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना बेटा, जब आपका लैंड स्मॉल एंड स्कैटर्ड होता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि देखो आप जब उसको डिविजन करोगे, बीच में बाउंड्रीज खींचोगे, तो वो एरिया वेस्ट होगा पहली बात तो।
आपको बीच में कुछ तो दीवारें कुछ तो बनानी पड़ेगी, तो उतना एरिया वेस्ट हो गया। प्लस छोटे एरिया में आप टेक्नोलॉजी का सही से यूज नहीं कर सकते। बड़ा लैंड है तो आप ट्रैक्टर को घुमा दोगे भाई बढ़िया तरीके से, स्मॉल लैंड में बेटा आप ट्रैक्टर कैसे घुमाओगे? तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग में जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर आपका स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग है तो कोई टेंशन नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप उसे कंसोलिडेट कर दीजिए। कंसोलिडेट मतलब आप उसे मिला दीजिए, मिलाकर एक बना दीजिए, डिफरेंट मत करिए। सर लेकिन फिर कैसे हुआ? उन्होंने कहा आप लैंड एक ही रखिए, चारों मिलकर प्रोडक्शन करिए, फिर उस प्रोडक्टिविटी को, जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लो 4 पार्ट्स में। भाई ऐसे कर लो ना, आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, एरिया वेस्ट भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि स्मॉल होल्डिंग और स्कैटर्ड होल्डिंग को मत प्रोड्यूस करो, आप जो है उसे कंसोलिडेट करके प्रोडक्शन करो और देन जो प्रोडक्शन आया उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लीजिए। ये बेटर वे है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। तो लास्ट पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म देख रहे हैं, उसमें पॉइंट नंबर 1 है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? सर ये वो रिफॉर्म है जो किससे रिलेटेड है बेटा? लैंड होल्डिंग की ओनरशिप में चेंज। लैंड होल्डिंग की ओनरशिप में चेंज इन रिफॉर्म्स में देखा गया। 3 पॉइंट है। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दैट इज रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसे हटा दिया। सेकेंड पॉइंट, लैंड सीलिंग कर दी, मतलब एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना लैंड होल्ड कर सकता है उस लिमिट को बता दिया, उससे ऊपर जो भी होगा वो सारा गवर्नमेंट लेगी और स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स को अलॉट कर देगी। पॉइंट नंबर 3, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जितने भी स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग है, बिखरे हुए, छोटे छोटे बिखरे हुए, उन सबको कंसोलिडेट करा, बोला इकट्ठे करके प्रोडक्शन करो, लैंड वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एट द एंड जो प्रोडक्शन आएगा उसको आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से बेटा लैंड रिफॉर्म्स आपके एकदम क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट नंबर 2 पे, और पॉइंट नंबर 2 है आपके जनरल रिफॉर्म। अब जनरल रिफॉर्म क्या है आपको थोड़ा समझना है। सॉरी, जनरल रिफॉर्म का मतलब है वो रिफॉर्मेशन जो जनरल है। सर मतलब बेटा जैसे लैंड रिफॉर्म एक्सक्लूसिवली लैंड की ओनरशिप के लिए बने थे, लैंड की ओनरशिप से रिलेटेड जितने भी पंगे हैं वो लैंड रिफॉर्म्स में गए। जनरल रिफॉर्म में कोई पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव कोई चीज नहीं है, वो जनरल है। हर चीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी थोड़ा थोड़ा सबको देखा और बेटर करने की कोशिश करी। सर कैसी प्रॉब्लम? बेटा आपको बताऊंगा, इरिगेशन फैसिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इरिगेशन फैसिलिटी को क्या करा? एक्सपैंड करा। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब पानी जो जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो सिंचाई करनी होती है, पानी देना होता है, तो इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपैंड करा, बढ़ाया गया। क्योंकि प्रॉब्लम थी ना, उनके टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, सब रेनफॉल पे डिपेंड होता था। किस पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो उन्हें लगा यार यहाँ पे एक पंगा है, इसको तो ठीक करना बनता है। अब ये लैंड से रिलेटेड तो है नहीं, तो उन्होंने कैटेगरी डाल दी जनरल रिफॉर्म और वहां डाल दिया पहला पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सेकंड पॉइंट, बेटा कई फार्मर्स जो स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर है, उन्हें आपने लैंड सीलिंग में लैंड तो दे दिया, रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम से लैंड तो दे दिया, मतलब छोटे और बेरोजगार लोगों के पास अब लैंड तो अवेलेबल है, लेकिन लैंड में प्रोडक्शन करने के लिए क्या उन्हें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? सर बिल्कुल है सर। सर लैंड में सिर्फ लैंड थोड़ी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, सर हमें सीड्स चाहिए होते हैं, सर हमें फर्टिलाइजर मेन्योर चाहिए होता है, सर हमें हल चलाना होता है, इरिगेशन चाहिए होती है, इतनी सारी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल पता नहीं जो भी आपको चाहिए होता होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब एक स्मॉल फार्मर कह रहा है सरकार आपने हमें लैंड दे दिया, हम बहुत खुश है, बस एक छोटा सा काम और कर दो, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दो, हम उससे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके जो भी आउटपुट निकलेगा उसको हम सेल करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लौटा देंगे ब्याज के साथ। अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम समझ रहा है कि फार्मर्स को काइंड ऑफ लोन चाहिए अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, छोटे फार्मर्स को, और लोन देने के लिए बेटा उनके पास कोई माध्यम नहीं है जहां से उन्हें लोन मिल पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई टेंशन नहीं है, लोन का भी जुगाड़ हम करवाएंगे। और ये टॉपिक ना आपका एक चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, वहां पे भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ तो थोड़ा सा है बट वहां पे बहुत डेप्थ में है, और यही जो यहाँ पर है सेम वही है और इससे भी तगड़ा लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, देखो क्रेडिट यानी लोन लेने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशन, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इज लाइक जो गवर्नमेंट से वो होता है अप्रूव,
नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जैसे आपने बाहर कोई ब्याज पे पैसे देने का काम कर रहा है, वो कौन है? नॉन इंस्टीट्यूशन। और क्या होता है? रिलेटिव से आपने पैसा ले लिया, वो क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशन क्रेडिट। तो बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशन क्रेडिट में कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बाहर लोग दे रहे हैं, आप इजीली लोन मिल जाता है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो फार्मर कह रहे हैं हमें लोन चाहिए, हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल अवेलेबल है, लेकिन वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है कि हम ना बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। आप हमें ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे दो, मतलब सरकार आप हमें लोन देने की सुविधा दे दो, हम आपका लोन रीपे कर देंगे। बस एक चीज रिक्वेस्ट और है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रखना। तो गवर्नमेंट का बिल्कुल भाई आप कैसी बात कर रहे हो, टेंशन ना लो, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बनाए गए और इसमें बेटा बहुत सारी चीजें करी, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नबार्ड। ये आपका जो टॉपिक है ना रूरल डेवलपमेंट, जब मैं आपको रूरल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा ये टॉपिक वहां पे भी हम पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पढ़ेंगे। बट अभी यहां समझो नबार्ड करके एक बैंक है, उसको स्टैब्लिश करा 1982 में। डेट क्या रखा? 1982 में नबार्ड स्टैब्लिश हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म याद रखेंगे, 1982 में स्टैब्लिश हुआ। तो पॉइंट नंबर 1, इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपांड करा। पॉइंट नंबर 2, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। कौन सी लोन? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। किसको स्टैब्लिश करा? नबार्ड, 1982 में स्टैब्लिश करा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत बेटा नहीं सर। अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूं बेटा, पॉइंट नंबर 3 का मतलब है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। देखो दो टर्म है, पहली है रेगुलेटेड मार्केट, फिर है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। गवर्नमेंट ने बोला भाई दो चीजें और करते हैं, एक तो मार्केट को रेगुलेट कर देते हैं। सर ये क्या होता है? बेटा देखो मार्केट ना दो टाइप की होती है, एक होता है रेगुलेटेड, एक होता है अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है जहां पे जो कंट्रोल है, सर किसका कंट्रोल? प्राइस का, आउटपुट का, जो भी कंट्रोल है, डिमांड सप्लाई प्राइस, सब कुछ जो कंट्रोल होता है प्राइस का बेसिकली, वो सारा का सारा कंट्रोल होता है बाय गवर्नमेंट। अब फार्मर्स को ना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था प्राइस डिटरमाइन करने में, इनपुट का, आउटपुट का। तो गवर्नमेंट ने काम करा, गवर्नमेंट ने बोला हमने एक काम करते हैं, मार्केट को रेगुलेट कर देते हैं। मतलब बीज कितने में फार्मर को मिलेगा? गवर्नमेंट ने 15 रुपए, तो 15 रुपए। फार्मर ने प्रोडक्शन करने के बाद राइस कहां पे बेचना है, कितने में बेचना है? गवर्नमेंट ने बोला 50 रुपए, तो 50 रुपए। बेटा रेगुलेटेड मार्केट में जो कंट्रोल होता है प्राइसेस में, वो मेजर कंट्रोल किस पे होता है? एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। अनरेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, वहां पे मार्केट प्राइस देते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई जहां पे मैच होती है उस लेवल पे प्राइस देते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? मार्केट को रेगुलेट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला भाई प्राइस, इनपुट, आउटपुट सबकी चीजों का मैं डिटरमाइन करूंगा फार्मर्स के लिए, और कोई टेंशन नहीं है। इसी में सेकंड पॉइंट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। बेटा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो, आप अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल यानी सीड्स लेने जा रहे हो, लेट्स अज्यूम, ठीक है, अब आप सीड्स लेने जा रहे हो, अगर आप इंडिविजुअली 10 फार्मर है, अकेले अकेले 10-10, 20-20 किलो लेने जाओगे, तो आपको लगता है क्या वो आपको बार्गेनिंग करने का मौका देगा? आपकी मम्मी जब मार्केट जाती है और कहती है 1 किलो सेब देना, तो कहता है सेब कितने के? 80 रुपीज के। तो आपकी मम्मी वहां पे कुछ नहीं कर सकती। अच्छा मम्मी एक चीज करती है, मम्मी कहती है मुझे ना 5 kg लेने हैं, प्राइस लगाओ सही से। जैसे ही मम्मी क्वांटिटी को इंप्रूव करती है, मम्मी के पास एक पावर आती है, बार्गेनिंग पावर। जब आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज सेल करते हो, बार्गेनिंग पावर हमेशा आपके पास आती है। तो गवर्नमेंट ने फार्मर को समझाया आप इंडिविजुअली जब भी सामान खरीदने जा रहे हो या प्रोडक्शन को बेचने जा रहे हो, अकेले अकेले करके मत जाना, सब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लीजिए। 50 लोग मिलके एक अपना लीडर डिसाइड कर लो, हेड भाई है, और वही बंदा सीड बीज लेने जाएगा। जब वो बोलेगा एक साथ की मुझे 1000 किलो चाहिए, तो सेलर को भी कान खड़े हो जाएंगे, 1000 किलो, फिर वो हाथ जोड़ेगा, चाय वाय पिलाएगा, सर सर। जब आप अपनी प्रोडक्शन बेचने जाओ, चावल बेचने जा रहे हो, आप बोलोगे मुझे 5000 किलो केजी राइस बेचना है, इतनी क्वांटिटी में प्राइस को डिटरमाइन करने की पावर आपके पास ज्यादा आएगी। आप अच्छे तरीके से प्राइस को बार्गेन या हैंडल कर सकते हो, राइट। तो ये था रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो जनरल रिफॉर्म में पहला इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करी। पॉइंट नंबर 2, हमने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया, नबार्ड को स्टैब्लिश करा 1982 में। थर्ड, गवर्नमेंट ने मार्केट को रेगुलेट कर दिया, मतलब प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। इसी में थर्ड के अलावा फोर्थ ले लो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। गवर्नमेंट वाला परचेज सेल जब भी करोगे आप, तो उस केस में आप मिलकर करना ताकि बार्गेनिंग पावर आपके पास है। और लास्ट एक और चीज करी जो आपने पढ़ी है बेटा, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी बोलते हैं। और ये भी
हमें रूरल डेवलपमेंट में पढ़ना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी आपने 11th में भी पढ़ी थी, जिसे आप बोलते थे प्राइस फ्लोरिंग। आपको याद है, मतलब हो ये रहा था कि फार्मर्स का ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फार्मर जब बाहर अपनी प्रोडक्शन बेचने जा रहा था तो फार्मर को बोल रहे थे, सारे लोग जो खरीदने वाले हैं वो मिल जा रहे थे, और वो ना फार्मर को बहुत कम प्राइसेस पे कर रहे थे। कह रहे थे भाई हम तो बहुत कम ही कम देंगे। लेट्स अज्यूम फार्मर कह रहे हैं 50 रुपए में मुझे चावल बेचने हैं, तो सारे लोग जहां मार्केट के लोग हैं वो सारे मिल गए और वो कह रहे हैं सपना 30 बोलना। अब सारी दुकान वाले कह रहे हैं हम तो 30 देंगे 30 देंगे 30 देंगे। तो फार्मर बेचारा परेशान होता है और वो ना चाहते हुए भी 50 की जो सेल होनी थी उसे 30 में सेल कर देता है। तो गवर्नमेंट को ये बात देखी और गवर्नमेंट ने एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब गवर्नमेंट ने बोला हम एक मिनिमम प्राइस बनाएंगे कि इतना प्राइस तो हर बंदे को फार्मर को देना ही पड़ेगा, और अगर आप इतना प्राइस नहीं दे सकते तो फार्मर को बोला कोई टेंशन नहीं है, रोइयो मत, परेशान मत होइयो। अगर ये लोग ले चलिए, उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला 45, गवर्नमेंट ने बोला इन सबसे 45 तो ले ले। अगर 45 में ये लोग नहीं ले रहे तो तुम मेरे पास आ जाइए, 45 है, गवर्नमेंट आपसे अभी तुरंत के तुरंत ले लेगी। और गवर्नमेंट उसे अपने बफर स्टॉक में डाल देती है, जो नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोविड के टाइम पे गरीब लोगों को यूज होता है, राइट। तो ये था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मेरे हिसाब से बेटा क्लियर है। फटाफट एक और बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे 3 रिफॉर्म है। रिफॉर्म नंबर 1 क्या है बेटा आपका? रिफॉर्म नंबर 1 है लैंड रिफॉर्म, सेकंड है जनरल रिफॉर्म, थर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म में हमें क्या, किससे रिलेटेड बात करनी है सर? लैंड होल्डिंग की ओनरशिप में जो चेंज आता है वो लैंड रिफॉर्म्स है। 3 पॉइंट है, रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड को सील कर दिया, मैक्सिमम लिमिट बता दी, और थर्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जनरल रिफॉर्म की बात करें, इरिगेशन फैसिलिटी को बेटर करा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया, नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ 1982 में। इसके अलावा मार्केट को क्या कर दिया? रेगुलेट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई जहां पे बार्गेनिंग पावर आपके पास आएगी अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बाय या सेल करते हो। और लास्ट पॉइंट बोला मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, मतलब फार्मर्स के लिए प्राइस की मिनिमम लिमिट को डिस्क्राइब कर दिया। इससे कम में फार्मर का सामान कोई नहीं खरीदेगा, और अगर कोई नहीं खरीद रहा इस प्राइस पे तो गवर्नमेंट कहती है हमें बेच दीजिए, हम अपने बफर स्टॉक में रख लेंगे। तो ये एग्रीकल्चर के लैंड और जनरल रिफॉर्म होते हैं समाप्त। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। जल्दी से आप एक नजर में फटाफट इसको देखेंगे, और कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो मेरे को बताइए, ठीक है। अगर आपके ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं लैंड जनरल, तो बेटा फटाफट आप आएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में। और बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि नाम से ही ग्रीन है तो हम इसमें ग्रीन पेन यूज करेंगे। सर ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि मैं ना बदमाश हूं, मैं हूं बदमाश, मेरी मर्जी में ग्रीन पेन यूज करूं, रेड यूज करूं, मैं हूं बदमाश। हम इसे मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत सिंपल सा है, समझने की कोशिश करना। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारा क्या होता है थोड़ा समझेंगे। आपने पहले शायद पढ़ा होगा, हिंदी में इसे हरित क्रांति बोला जाता है। बेटा 1960 की बात है, 1960 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि हमें एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन लाना है, मतलब क्रांति लानी है नेक्स्ट लेवल का, कि हर बंदा देखे कि भाई इंडिया का एग्रीकल्चर है। तो गवर्नमेंट का ये जो गोल है इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से एक मुहिम स्टार्ट करी। ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि आप फार्मर्स कुछ माइनर से चेंज करो। जो आप नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहे हो ना, नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हो, उसमें हम कुछ चेंजेस बता रहे हैं आपको, आप वो करिए। गवर्नमेंट कौन से चेंजेस? सर गवर्नमेंट ने बोला आप ना HYV सीड्स यूज करो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। बेटा एक वर्ड जो है लिखा है आपको लिखकर आना ही पड़ेगा। और मैं पहले बता रहा हूं, ये आप एक बार प्लीज बुक से अच्छे से रीड कर लेना। ये इसका समराइज फॉर्म है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्या पंगा था क्या नहीं था, बट आपको थोड़ा सा इसको बुक से रीड करना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा हमें, राइट। ये तो समराइज फॉर्म है सब कुछ, बट समराइज फॉर्म में है। नीचे नोट्स में भी आपको अवेलेबल है, समराइज फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्लीज आप बुक से जरूर रीड करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने बोला कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करो, आप केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करो। केमिकल फर्टिलाइजर जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, पेस्टिसाइड जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, पेस्ट अटैक होते हैं क्रॉप पे, उससे उसे बचाता है। आप नई टेक्नोलॉजीज का यूज करो, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का यूज करो। और जब फार्मर्स ने HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी इन सब का यूज करा
तो 1960 में हमने ये देखा कि जो हमारे फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स मतलब व्हीट, राइस, ये सब, उनकी प्रोडक्शन में एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया। ड्रास्टिक मतलब अल्टीमेट लेवल का इंक्रीज आया। अगर प्रोडक्शन 10 किलो हो रही है तो एकदम से 500 किलो पे चली गई। फार्मर पागल हो गए, फार्मर कह रहे हैं ये क्या है। गवर्नमेंट बोला यही तो है ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, आप देखो, इट रेफर्स टू, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ। अब किसका यूज करा वो मैंने आपको बता दिया, बट आपको क्या वर्ड याद रखने हैं बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है लार्ज इंक्रीज या ड्रास्टिक इंक्रीज। ड्रास्टिक इंक्रीज किसमें, प्रोडक्शन में। किसमें बेटा, प्रोडक्शन में। किसकी प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स की। तो 3 वर्ड याद रखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सर ड्रास्टिक इंक्रीज किसमें, प्रोडक्शन में। किसकी प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। सर क्यों, ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, नई नई टेक्नोलॉजी, इन सबको जब फार्मर ने एकदम से यूज करा तो उन्होंने देखा कि फूड ग्रेन्स में, कि जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उसमें एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया और उसे हमने नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोबारा से रीड करें, इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ नंबर 1 HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेटा ये जो है ये तो आपको लिमिटेड लिखना, ये तो रट के घोल के पी जाओ भाई से, ये तो है ही है, मतलब बुक से आपको ऑब्वियसली कंटेंट ज्यादा करना है, बट ये सार है, यही, ये तो मस्ट आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखो, इसको अडॉप्ट करना 3rd 5 ईयर प्लान में। मैंने आपको अभी पार्ट ए में बताया था, प्लानिंग कमीशन आई थी 1950 में, 1951 से उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाए, 5-5 साल के प्लान बनाए। तो जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान बना था 51 से 56, 56 से 61, 61 वाला जो 1960s में बता रहा हूं 61 से जो प्लान बने हुए हमारे 66 तक, वो जो प्लान था 3rd 5 ईयर प्लान, उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करा, यानी ड्यूरिंग 1960s। तो आपसे अगर क्वेश्चन आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, तो वो 1960s में आया था बेटा। और ग्रीन रेवोल्यूशन ना फेजेस में आया था, या लगभग इससे क्वेश्चन बन के आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के मल्टीपल फेजेस बताइए और ग्रीन रेवोल्यूशन की आप डिसएडवांटेजेस बताइए या एडवांटेजेस बताइए, ऐसा बहुत फेवरेट क्वेश्चन उनका। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये बता दिया, क्यों हुआ था ये बता दिया, कब हुआ था ये बता दिया, क्लियर। क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, सर ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा किसमें, प्रोडक्शन में, किसकी, फूड ग्रेन्स की। क्यों आएगा, तो सर HYV सीड यूज करो आप, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए आया। कब आया, तो हमने स्टार्ट करा था 3rd 5 ईयर प्लान में, यानी 1960s में। और सर हमेशा रखेंगे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन कभी जल्दी से नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में भी यही हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 2 फेजेस में आया था। हो सकता है बेटा ये ना थोड़ा आपको छोटा लग रहा हो, कम दिख रहा हो, थोड़ा शायद हो सकता है ये वाला पार्ट कर दिया हो, एक बार देख लेना, मैं रीड कर रहा हूं, अगर कुछ मिस लग रहा है तो आप प्लीज क्लियर कर लेना। यहां लिखा है फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, 2 फेजेस थे। पहला है फेज 1, और फेज 1 आया था 1960 से 1970, 1960 से 1970 फेज 1। और ये खत्म होने के बाद फेज 2 आया 1970 से 1980, यानी 1970 से 1980s। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेज, फेज 1 फेज 2। फेज 1 1960 से 70s, फेज 2 70 से 80s। बेटा फेज 1 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो करा था, मतलब हमने जो ये सब यूज करा था, ये ना हर जगह नहीं करा। देखो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो एकदम से लार्ज स्केल पे आप नहीं कर सकते ना, अगर प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, फर्स्ट फेज में उन्होंने कुछ सेलेक्टेड कंट्री, कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स को रखा और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स को रखा। मतलब हर जगह हर प्रोडक्ट फूड ग्रेन में नहीं करा। फेज 1 में उन्होंने लिमिटेड कंट्री उठाई, जैसे पंजाब उठा ली, अरुणाचल प्रदेश उठा ली, तमिलनाडु उठा ली, और क्या आपका पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब उठा लिया। ये कंट्रीज जो है, ये स्टेट्स जो है, कंट्रीज बना रहा हूं, देख रहे हो नशे हो गए नेक्स्ट लेवल। इन स्टेट में हुआ सिर्फ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वीट के लिए हुआ था, गेहूं के लिए हुआ था फेज 1 में। जब फेज 1 बहुत ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो गया तो बेटा आपको फिर हमने फेज 2 स्टार्ट कराया 70s से 80s, और फेज 2 में हमने अदर स्टेट पे फोकस करा विद अदर क्रॉप्स। मतलब बाकी वीट और भी फूड ग्रेन्स तो बहुत होती है, वीट के अलावा राइस, मेज, पल्सेस,
उनमें यूज करा, और बहुत सारी स्टेट है जैसे केरला वेरला और भी स्टेट्स है तो वहां पे यूज करा, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है सर? लार्ज ड्रास्टिक इंक्रीज आना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। क्यों आता है? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन और टेक्नोलॉजी। सर कब आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट करा था 1960s में। सर कितने फेज में आया था? 2 फेज में आया था, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 की बात करूंगा तो फेज 1 बेटा 1960 से 70 चला। इसमें सेलेक्टेड स्टेट थी, सेलेक्टेड क्रॉप थी। सेलेक्टेड स्टेट का मतलब लिमिटेड स्टेट में, यानी पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और आपकी बात करें क्रॉप की तो सिलेक्टेड क्रॉप थी आपकी सिर्फ वीट। और फेज 2 जो था वो 70 से 80 तक चला, जिसमें हमने अदर स्टेट में ट्राई करा विद अदर क्रॉप्स। लेकिन एक बात याद रखना, अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कराऊंगा इसकी, यहां स्पेस नहीं है तो यहां भी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे। बट एक बात आप प्लीज याद रखेंगे बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुआ था लेकिन सिर्फ कुछ स्टेट्स के कुछ क्रॉप्स में बस। मतलब इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हर स्टेट को और हर क्रॉप को बेनिफिट नहीं मिला। मतलब वीट और राइस की प्रोडक्शन में तो ड्रास्टिकली इंक्रीज आ गया पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और पर्टिकुलर स्टेट में, तमिलनाडु वगैरह में। लेकिन जो बाकी स्टेट्स है और जो बाकी क्रॉप्स है उनमें इंक्रीज आया, बट इट वाज मतलब वो इतना ड्रास्टिक नहीं था जितना इनमें था। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि लिमिटेड स्टेट को बेनिफिट मिला, लिमिटेड क्रॉप्स में ही बेनिफिट मिला, हर जगह ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म होते हैं समाप्त। इसमें बस एक टॉपिक बच गया है अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के अगले, अभी इसके तुरंत बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा है और आपको बुक से भी रीड करना है दोबारा। और बार बार बोल रहा हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, जो ये नोट्स है, ये बेटा बिल्कुल सही है, आप पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर 5-6 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 मार्क्स में तो चलेगा, अगर 3-4 तक में भी चलेगा, लेकिन अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे ये थोड़ा लिमिटेड कंटेंट बन जाएगा, फिर आपको ढंग से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा लिखने की स्ट्रैटेजी एक बार बुक से रीड करके समझनी है, ठीक है बेटा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है डन। एक बार जल्दी से सर रिवाइज करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले मैंने आपको बताया कितने रिफॉर्म्स, 3 रिफॉर्म, 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले एग्रीकल्चर में 3 रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म की बात करूं तो बेटा लैंड रिफॉर्म में जो रिफॉर्म्स आए थे वो कौन से थे सर? वो लैंड होल्डिंग की ओनरशिप में चेंज से रिलेटेड थे। इसके अंदर 3 पॉइंट थे। सबसे पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम। सेकंड, लैंड सीलिंग, जिसमें लैंड को होल्ड करने की मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई कर दिया, उससे ऊपर कोई लैंड होल्ड नहीं करेगा। कोई करता है तो गवर्नमेंट उससे लैंड ले लेगी और किसको दे देगी? स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर को। पॉइंट नंबर 3 इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब जो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग थे उन्हें कंसोलिडेट करा ताकि प्रोडक्शन बढ़े। सेकंड है आपका बेटा जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म की बात करेंगे तो 4 पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट बेटा? 4 पॉइंट। नंबर 1 सबसे पहला था इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपैंड करा। नंबर 2 जनरल रिफॉर्म में नंबर 2 हमने लोन की फैसिलिटी दी, यानी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बेटा कौन स्टैब्लिश हुआ था? नबार्ड। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 मार्केट को रेगुलेट कर दिया, मतलब प्राइस इनपुट आउटपुट का कौन निकालेगा? गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना दी कि जब भी आप परचेज और सेल करोगे तो इकट्ठे रहकर करना ताकि बार्गेनिंग पावर आपके पास आ जाए। और बेटा लास्ट इसमें पॉइंट था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, यानी चीजों का एक मिनिमम प्राइस बता दिया, कम से कम फार्मर को इतना तो देना ही है। अगर कोई आपको नहीं दे रहा तो आप अपना सामान लेके बोरिया बिस्तर हमारे पास आइए, गवर्नमेंट परचेज करेगा और गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक में उसे डाल देगा। लास्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। सर ग्रीन रेवोल्यूशन जल्दी से बताएंगे। सर ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ड्रास्टिक इंक्रीज। क्या मतलब? ड्रास्टिक इंक्रीज। ड्रास्टिक इंक्रीज किसमें? प्रोडक्शन में। किसकी प्रोडक्शन में? फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। किसकी प्रोडक्शन में? फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। सर क्यों हुआ था? ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन और लास्ट टेक्नोलॉजी। बेटा कब आया था? सर थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था, दैट इज 1960s में आया था। कितने फेज में? 2 फेज में, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 60s से 70s तक चला विद सेलेक्टेड स्टेट्स एंड सेलेक्टेड क्रॉप्स। बेटा स्टेट और क्रॉप बिल्कुल याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है।
फेज 2 की बात करें तो 70 से 80 तक चला था, जिसमें हमने अदर स्टेट में ट्राई करा एंड विद अदर क्रॉप्स ट्राई करा, बट मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दी, अदर स्टेट और अदर क्रॉप्स में ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब बड़ा प्रोडक्शन बट इतना ड्रास्टिक नहीं बढ़ा जितना इनमें बड़ा था। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा जल्दी से अब अगली हेडिंग बनाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, बट अभी के लिए इसे जल्दी से आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने खत्म कर लिया। ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने आपको यह भी बता दिया कि क्या होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया था इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और ये क्यों आया था? ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो है बेटा 1960s में थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ। 2 फेजेस में हुआ, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो है 60 से 70 तक चला विद सेलेक्टेड स्टेट्स एंड सेलेक्टेड क्रॉप्स, और फेज 2 जो है वो हमारा अदर स्टेट्स पे चला 70 से 80s विद अदर क्रॉप्स। लेकिन फेज 2 मतलब कुछ जो हमने आपको बताया था कि इसका डिसएडवांटेज एक और था कि आपका जो फेज 2 में अदर स्टेट्स में जाए हम, तो वहां पे इतना ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं आया प्रोडक्शन में, और वीट में और राइस में कुछ लिमिटेड क्रॉप्स में तो इंक्रीज आया, बट अदर क्रॉप्स में भी ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहली बात तो बेटा मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार बना लीजिएगा बेटा इसे। ऑल्दो मैं आपको मैक्रो और इंडियन इको दोनों ही केस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो सेपरेट पोस्ट करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना प्लीज, बट स्टिल अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी मैं आपको बता के चल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, फेजेस बताइए, एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए। 4 to 5 मार्क्स में आ सकता है, प्लीज अच्छे से करिएगा। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो देयर आर टोटल 5 एडवांटेजेस, टोटल 5 एडवांटेज है ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब देखो यहां पे सबसे पहले बोल रहा है इंक्रीज इन, सबसे पहले कह रहा है इंक्रीज इन। अब किस में इंक्रीज आया भाई? सबसे पहली और बेसिक चीज है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पहली एडवांटेज है कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज आया, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है ना। तो पहला एडवांटेज कि आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। बेटा दूसरा एडवांटेज, जब प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा उससे जीडीपी एमपी जो है हमारा, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम भी इंक्रीज करेगी। जब फार्मर्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो वो इनकम भी तो ज्यादा कमाएंगे ना। तो पहला इंक्रीज आया प्रोडक्शन में। सेकंड कह रहा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। स्टार बना लीजिएगा, 1 मार्क्स में मार्केटेबल सरप्लस पूछ सकता है। जल्दी से देखेंगे बेटा, लेट्स अज्यूम मैं केस ए ले रहा हूं, केस फर्स्ट केस, ये हमारा फार्मर है, फार्मर के पास ये है लैंड। अब फार्मर क्या करता है, पहले इस लैंड पे प्रोडक्शन निकलती थी, टोटल मिला के जो प्रोडक्शन होती थी वो लेट्स अज्यूम बेटा 100 kg होती थी। अब इस 100 kg का ये फार्मर जो है वो 2 काम करता था। एक तो ऑब्वियसली बात है लेट्स अज्यूम प्रोडक्शन ये राइस की है, तो बेटा क्या वो सारा का सारा राइस मार्केट में बेच देगा? सर कैसी बात कर रहे हो सर, अगर वो सारा बेच देगा तो वो खुद क्या मार्केट से वापस से परचेज करके कंज्यूम करेगा? सर फार्मर क्या करता है ना, कुछ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखता है और रिमेनिंग जो है वो मार्केट में सेल कर देता है। अब उसने हिसाब लगाया कि पूरे साल में मैं 40 kg ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो 100 में से 40 सेल्फ रखा, मार्केट में सेल के लिए कितना ऑफर करा? 60 kg। बेटा इसे ही बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है वो प्रोडक्शन का पार्ट जो फार्मर मार्केट में ऑफर कर रहा है फॉर सेल अपनी सेल्फ कंजम्पशन के बाद। ठीक है, यहां लिखा हुआ है स्टॉक इन मार्केट फॉर सेल आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल्फ कंजम्पशन का पोर्शन हटा के प्रोडक्शन का वो पार्ट जो मार्केट में जा रहा है सेल के लिए, वो है मार्केटेबल सरप्लस। अब इसमें इंक्रीज आया। सर कैसे इंक्रीज आया? अरे बेटा देखो, पहले पॉइंट का प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, मतलब ये प्रोडक्शन 100 kg से लेट्स अज्यूम 500 kg हो गई। अच्छा सर हो गई, समझ आ गया बेटा। अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। भाई कंजम्पशन तो उतनी करेगा ना। अब 3 रोटी की भूख है तो 3 ही तो खाएगा, चलो प्रोडक्शन ज्यादा कोई 4 खा लेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कंजम्पशन के लिए भाई 500 किलो का 500 किलो रख लेगा। मान लीजिए प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज आया, इसने कहा सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने 60 kg रख लेता हूं। ठीक है, वैसे तो 40 kg सफिशिएंट है, उसने हिसाब लगाया होगा पहले, इसने बोला चलो 60 रख लेते हैं रिजर्व के लिए। फिर भी अगर आप देखो
500 में से 60 रखा है, तो रिमेनिंग जो 540 केजी है, जो मार्केटेबल सरप्लस है, पहले कितना था 60, अब वो क्या, सॉरी 440, तो इसमें देख रहे हो ड्रास्टिक इंक्रीज आया। तो एडवांटेज क्या है, पहला प्रोडक्शन लेवल में एकदम से इंक्रीज आया, दूसरा नेशनल इनकम में एकदम से इंक्रीज आया, और तीसरा पॉइंट है कि मार्केटेबल सरप्लस यानी वो स्टॉक जो मार्केट में सेल के लिए देते हैं आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन, उसमें भी इंक्रीज आया क्योंकि प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। फोर्थ जो एडवांटेज है वो है इंक्रीज इन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक आपको पता होगा बेटा, बफर स्टॉक होता है वो स्टॉक जो गवर्नमेंट अपने पास फूड ग्रेन्स का रखती है, ताकि कल के दिन कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोविड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो हम लोगों की हेल्प कर पाए। या गरीब लोगों को आपको पता होगा राशन कार्ड से राशन भी देते हैं, पीडीएस जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां से भी बफर स्टॉक में जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि फार्मर्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, उन्होंने अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, सेल्फ कंजम्पशन के बाद उन्होंने मार्केट में बेचा मार्केटेबल सरप्लस, लेकिन मार्केट में भी तो लिमिटेड डिमांड है ना। अब मान लो मार्केटेबल सरप्लस कितना हुआ 440, अब इसमें से भी मार्केट में जो एक्चुअली बिकेगा, मार्केट में एक्चुअल जो बिका वो बिका 300, बाकी रिमेनिंग 140 केजी जो है फार्मर कहेगा ये तो मेरा बिका ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल टेंशन मत लो आप, हमने आपको बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका बेनिफिट होगा, तो एक काम करो 140 किलो आप इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब रेट पे गवर्नमेंट को भेज दो और गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक में डाल लेगी। तो प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, नेशनल इनकम में इंक्रीज आया, मार्केटेबल सरप्लस में इंक्रीज आया, और लास्ट बफर स्टॉक में इंक्रीज आया। अगर आप लास्ट पॉइंट देखिए बेटा, लास्ट एडवांटेज वो है बेनिफिट टू किसको, लो इनकम ग्रुप्स। लो इनकम ग्रुप्स का मतलब है पुअर पीपल, जो पुअर क्लास ऑफ पीपल है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। सर क्यों बेनिफिट मिला, ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अरे सर ऐसा कैसे, बेटा देखो ना फूड ग्रेन जो है, अब आप अगर नोटिस करो फूड ग्रेन जो है उनमें हुआ क्या, उनकी डिमांड है और यहां पे उनकी सप्लाई है। जैसे ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करा तो प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज आया, इसका मतलब सप्लाई ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बूस्ट हो गई सप्लाई। और आपको बच्चा जानता है बेटा, अगर सप्लाई ज्यादा है और किसी चीज की डिमांड कम है, लोग खरीदने वाले हैं नहीं और माल बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल में क्या आएगा, डिक्रीज। अगर उल्टा होता, मान लो जैसे कोविड की वैक्सीन है, जब नई आई थी तब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं थी, तो प्राइस लेवल बढ़ते, इस सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सप्लाई ज्यादा हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन ने सप्लाई को बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज कर दिया, डिमांड कम रह गई, तो उससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स है आटा चावल ये सब, उनके प्राइसेस फॉल हो गए, और जिसका अल्टीमेट एडवांटेज पड़ा पुअर पीपल यानी लो जो इनकम लेवल के बंदे होते हैं उनको, राइट। तो एडवांटेजेस मेरे हिसाब से याद हो गए, जल्दी से रिपीट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, इंक्रीज इन बफर स्टॉक। इसके साथ साथ प्राइस कम होने की वजह से पुअर पीपल को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, डिसएडवांटेजेस जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस तो कोई भी बता देगा, डिसएडवांटेजेस आर मोर इंपॉर्टेंट, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। सबसे पहला है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की क्वालिटी खराब होना। अब सॉइल की क्वालिटी क्यों खराब होती है, अगर आपको याद हो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स और HYVC मतलब बहुत सारा केमिकल्स का यूज करते हैं सॉइल में, तो उससे होता यह है कि जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो बहुत तगड़े लेवल पे फॉल कर जाती है, बेकार हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब सॉइल की क्वालिटी लॉस हो जाती है। तो कह रहा है पहला डिसएडवांटेज था सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू मैसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। केमिकल और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा मैसिव यूज करने से सॉइल डिग्रेड होने लग गए, सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। दिस इज फर्स्ट डिसएडवांटेज। बेटा सेकंड डिसएडवांटेज है लिमिटेड क्रॉप्स। मैंने आपको बताया क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सारी क्रॉप्स को मिला था, फूड क्रॉप्स नहीं सर हमने देखा कि जो व्हीट एंड राइस जैसी क्रॉप है, व्हीट एंड राइस, इनकी प्रोडक्शन में बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज आया, लेकिन जो अदर फूड क्रॉप्स है, पल्सेस, मेज है ना, वो सब होता है, उनमें ग्रीन रेवोल्यूशन से इंक्रीज तो आया बट इतना एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज नहीं आया जितना व्हीट और राइस में आया। तो सेकंड डिसएडवांटेज है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेनिफिट तो दिया लेकिन सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स को दिया, सब क्रॉप्स के लिए नहीं था।
और इसी से मिलता जुलता थर्ड और फोर्थ है अनइवन। पहले ये देख लो, अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं ना, इसे हम समझ सकते हैं कि इसका बेनिफिट था कुछ लिमिटेड स्टेट्स में, कुछ लिमिटेड स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, इन सारी स्टेट्स में, जो आपका तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट्स में इसमें अच्छा ग्रोथ दिखाया, इनकी जीडीपी बूस्ट कर दी इन स्टेट्स की। बट अदर स्टेट की बात करें तो क्या हर स्टेट में इतना अच्छा इंक्रीज आया था? नहीं। मैं आपको फेजेस में बता दिया था कि कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड स्टेट्स और सिलेक्टेड क्रॉप्स में ही अच्छा ग्रोथ दिखा, बाकी सब में इंक्रीज तो आया बट इतना इंक्रीज नहीं आया जितना सोचा था। तो डिसएडवांटेज पहला सॉइल डिग्रेडेशन, सेकंड लिमिटेड क्रॉप्स व्हीट और राइस में इंक्रीज आया, अनइवन स्प्रेड का मतलब है लिमिटेड स्टेट में। इसके साथ साथ एक पॉइंट है अनइवन बेनिफिट्स। अनइवन बेनिफिट्स मतलब, इसका मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो रिच फार्मर्स है और बड़े फार्मर्स है, रिच फार्मर्स एंड बड़े फार्मर्स को ही मिल पाया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा टेक्नोलॉजी, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स, ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, इनमें बहुत ह्यूज लेवल में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी और एक स्मॉल या लैंडलेस फार्मर इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता। तो अनइवन बेनिफिट का मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा बेनिफिट रिच पीपल को हो पाया, रिच फार्मर को, जो इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं इतनी बड़ी। ट्रैक्टर भाई महंगा आता है ना, पेस्टिसाइड, केमिकल वगैरह सब महंगे आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी और इन्वेस्टमेंट से रिच फार्मर ही लगा पाए। स्मॉल फार्मर या तो लोन ले सकते थे या वो अदर चीजें पे जा सकते थे, बट अल्टीमेटली उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो सॉइल डिग्रेडेशन, लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन बेनिफिट, अनइवन स्प्रेड, और इसके बाद लास्ट डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक्स। जो पेस्ट, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो पेस्ट यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पेस्ट मतलब जो कीड़े होते हैं जो फसल को खाते हैं, खराब करते हैं, जब प्रोडक्शन ज्यादा लेवल पे होगी तो पेस्ट के अटैक का रिस्क भी ज्यादा होगा। तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरे हिसाब से सब क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, 5 एडवांटेजेस है और 5 डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस की बात करें, इंक्रीज आया किसमें? इंक्रीज आया किसमें? प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक। इंक्रीज आया किसमें? प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक। और प्राइस कम होने की वजह से हमारा जो पुअर क्लास ऑफ पीपल है, लो इनकम ग्रुप है, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सॉइल डिग्रेडेशन हो गई क्योंकि मैसिव यूज कर रहे थे केमिकल्स का। दूसरा लिमिटेड क्रॉप्स थी, अनइवन स्प्रेड था, अनइवन बेनिफिट था। और लास्ट जो आपका डिसएडवांटेज है वो है पेस्ट अटैक की जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा बढ़े। तो मेरे हिसाब से बेटा क्लियर है, ये थी आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसकी? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन की। जल्दी से इसको नोट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में वैसे ऑलरेडी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, बट आप देख लीजिए, जल्दी से बेटा नोट करेंगे, जल्दी से।